मंजिल विद अंसारी के इस खास मास्टर क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे अपने सभी छात्रों के लिए एकदम रैपिड फायर सेशन लेकर आए हैं। आज का नियम एकदम सिंपल और सीधा है। हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी के टॉप 200 वन लाइनर सवालों को बिना रोके बिल्कुल एक सख्त सीक्वेंस में कवर करेंगे। आपका पूरा फोकस स्क्रीन पर होना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे गोता लगाते हैं। चलिए सबसे पहले फेज 1 से शुरुआत करते हैं। मनोविज्ञान और बाल विकास के मूल सिद्धांत। फोकस बनाए रखिए, हम सीधे सवालों की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है? जवाब है व्यवहार का विज्ञान, क्योंकि जी.बी. वॉटसन ने इसे इसी रूप में स्थापित किया था। सवाल नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, यह कथन किसका है? जवाब है स्टीफन का। यह छात्रों के सीखने और व्यवहार में बदलाव का अध्ययन करता है। सवाल नंबर 3, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? जवाब है एक त्रिमुखी प्रक्रिया। इसके 3 प्रमुख आधार हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। सवाल नंबर 4, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को क्यों करना चाहिए? जवाब है शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए। इससे शिक्षक छात्रों की क्षमताओं को बेहतर समझ पाते हैं। सवाल नंबर 5, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने और कब स्थापित की? जवाब है विलियम वुंट ने 1879 में। यह जर्मनी के लिप्जिंग शहर में बनाई गई थी। सवाल नंबर 6, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है, यह किसने कहा? जवाब है स्वामी विवेकानंद ने। उनके अनुसार शिक्षा मानव विकास की सर्वोपरि प्रक्रिया है। सवाल नंबर 7, व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? जवाब है अंतर्दर्शन विधि। इसमें व्यक्ति स्वयं के व्यवहार का ही अवलोकन करता है। सवाल नंबर 8, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? जवाब है रुडोल्फ गुलकाई ने 1590 में। उन्होंने अपनी किताब साइकोलॉजिया में इसका इस्तेमाल किया था। सवाल नंबर 9, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है? जवाब है यूनानी भाषा के साइके और लोगोस से। इसका अर्थ आत्मा का अध्ययन होता है। सवाल नंबर 10, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जवाब है विलियम जेम्स को। इन्होंने ही इसे दर्शन शास्त्र से अलग कर स्वतंत्र स्वरूप दिया था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? जवाब है B.F. स्किनर का। यह शिक्षा को विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है। सवाल नंबर 12, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह किसने कहा था? जवाब है E.A. पील ने। सवाल नंबर 13, संज्ञानात्मकवाद में किसे आधार बनाया गया है? जवाब है सूचना प्रक्रम को, जो मानव मन की तुलना सीधे कंप्यूटर से करता है। सवाल नंबर 14, मानवतावाद सर्वाधिक बल किस पर देता है? जवाब है स्व या सेल्फ पर। इसके प्रमुख समर्थक कार्ल रोजर्स हैं। सवाल नंबर 15, अनुदैर्ध्य अध्ययन की मुख्य विशेषता क्या है? जवाब है लंबी समयावधि, जहां एक ही विषय का बार बार अध्ययन होता है। सवाल नंबर 16, शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? जवाब है एक विधायक विज्ञान या पॉजिटिव साइंस। सवाल नंबर 17, छात्र अधिगम का VAR के विजुअल, ओरल, रीड राइट, काइनेस्थेटिक मॉडल किसने प्रस्तावित किया? जवाब है नील फ्लेमिंग ने। सवाल नंबर 18, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब और किसके प्रयासों से मानी जाती है? जवाब है 1900 ईस्वी में थार्नडाइक के प्रयासों से। सवाल नंबर 19, 1882 में मानवीय विशेषताओं के अध्ययन हेतु पहली प्रयोगशाला किसने बनाई? जवाब है गार्टन ने, एल्फ्रेड बिने के साथ लंदन में। सवाल नंबर 20, शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? जवाब है अंतर्दर्शन विधि। इसे विलियम वुंट ने प्रतिपादित किया था। सवाल नंबर 21, शिक्षा मनोविज्ञान की एक प्रमुख सीमा क्या है? जवाब है वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्या, क्योंकि हर बच्चा अपनी अलग गति से सीखता है। सवाल नंबर 22, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का सबसे बड़ा योगदान क्या है? जवाब है बाल केंद्रित शिक्षा, जो NCF 2005 के बिल्कुल अनुकूल है। सवाल नंबर 23, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस शास्त्र का अंग था? जवाब है दर्शन शास्त्र का, जिसे तब आत्मा का विज्ञान माना जाता था। सवाल नंबर 24, पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत किसने दिया था? जवाब है यूरी ब्रॉनफेनबेर्नर ने। सवाल नंबर 25, औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का अध्ययन कौन करता है? जवाब है शिक्षा मनोविज्ञान। सवाल नंबर 26, मासूम मनस्थिति या टेबुला रासा की अवधारणा किसने दी? जवाब है जॉन लॉक ने। उनका मानना था कि बच्चों का दिमाग एकदम कोरी स्लेट होता है।
सवाल नंबर 27, शिक्षा किस प्रकार का विज्ञान है? जवाब है एक नियामक या नॉर्मेटिव विज्ञान जो पूरी तरह मूल्यों पर आधारित है। सवाल नंबर 28, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? जवाब है स्वामी विवेकानंद का। सवाल नंबर 29, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, यह किसने कहा था? जवाब है अरस्तू ने। सवाल नंबर 30, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है? जवाब है ई, जिसका अर्थ है अंदर से, और डूको, जिसका अर्थ है विकसित करना। सवाल नंबर 31, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? जवाब है मॉर्गन का। सवाल नंबर 32, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, यह किसने माना था? जवाब है विलियम जेम्स ने। सवाल नंबर 33, शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है? जवाब है एडम्स ने, जिसके 2 ध्रुव, शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं। सवाल नंबर 34, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? जवाब है 14। सवाल नंबर 35, मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? जवाब है निरीक्षण विधि। सवाल नंबर 36, वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या था? जवाब है मोक्ष की प्राप्ति। सवाल नंबर 37, शारीरिक अंगों की बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? जवाब है समृद्धि या ग्रोथ, ये एक मात्रात्मक परिवर्तन है। सवाल नंबर 38, समृद्धि और विकास में क्या अंतर है? जवाब है समृद्धि केवल मात्रात्मक है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। इसे अच्छे से याद रखिएगा। सवाल नंबर 39, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? जवाब है नैतिक विकास से। इसकी कुल 3 अवस्थाएं हैं। सवाल नंबर 40, कौन सा कारक बालक की वृद्धि से सीधे संबंधित नहीं है? जवाब है अधिवास या घर, जबकि पोषण और स्वास्थ्य सीधे जुड़े हैं। सवाल नंबर 41, बच्चों के विकास में सांस्कृतिक विविधताएं किन कारकों से होती हैं? जवाब है आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों के कारण। सवाल नंबर 42, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास जीवन पर्यंत चलता है? जवाब है निरंतरता का सिद्धांत। सवाल नंबर 43, विकास की दिशा किस ओर होती है? जवाब है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सवाल नंबर 44, मानव विकास किसका परिणाम है? जवाब है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का। सवाल नंबर 45, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षाओं को क्या कहते हैं? जवाब है विकासात्मक कार्य। ये अवधारणा हेविघर्ष ने दी थी। सवाल नंबर 46, कौन से बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते? जवाब है अस्वस्थ या अल्पपोषित बच्चे। सवाल नंबर 47, बाल विकास की अवधि कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है? जवाब है गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक। सवाल नंबर 48, विकास की प्रक्रिया का नियंत्रण कैसे होता है? जवाब है निश्चित सिद्धांतों या नियमों के माध्यम से। सवाल नंबर 49, परिपक्वता और अनुभव के कारण होने वाले क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? जवाब है विकास। सवाल नंबर 50, विकास के मुख्य 4 पक्ष कौन से हैं? जवाब है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। इसका मतलब विकास बहुआयामी होता है। बहुत बढ़िया चल रहे हैं हम। पहला फेज कंप्लीट। अब एक छोटे से ट्रांजिशन के साथ दूसरे फेज में प्रवेश करते हैं, जहां हम बाल विकास के विभिन्न महत्वपूर्ण चरणों को समझेंगे। सवाल नंबर 51, विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता क्यों पाई जाती है? जवाब है आनुवांशिकता और पर्यावरण के कारण। सवाल नंबर 52, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? जवाब है हरलॉक का। सवाल नंबर 53, विकासात्मक प्रतिमान किस परिवेश से प्रभावित होते हैं? जवाब है सांस्कृतिक परिवेश से। सवाल नंबर 54, बच्चे के विकास में वृद्धि का क्या अर्थ है? जवाब है आकार, सोच और समझ में परिवर्तन। सवाल नंबर 55, बच्चा प्रायः पहला कदम चलना कब शुरू कर देता है? जवाब है 10 से 12 महीने की परिपक्वता में। सवाल नंबर 56, परिपक्वता सीखने से भिन्न क्यों है? जवाब है क्योंकि यह स्वाभाविक और आनुवांशिक होती है। सवाल नंबर 57, वंचित परिवेश से समृद्ध परिवेश में आने पर बच्चों में क्या बदलाव आता है? जवाब है उनके अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमता में सुधार होता है। सवाल नंबर 58, 6 से 8 वर्ष के बच्चों के विकासात्मक कार्य क्या हैं? जवाब है पढ़ना, गणना करना और लिखना। सवाल नंबर 59, विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? जवाब है आनुवांशिक बनावट, भौतिक वातावरण और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों पर। सवाल नंबर 60, पालन पोषण की प्राधिकारक शैली किस पर आधारित है? जवाब है बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेने पर।
यह शैली सर्वोत्तम मानी जाती है। सवाल नंबर 61। संज्ञानात्मक वृद्धि को कौन से कारक उद्दीप्त करते हैं? जवाब है सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि। सवाल नंबर 62। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवस्था में कर सकते हैं? जवाब है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इस समय वे तार्किक रूप से अमूर्त सोच विकसित कर लेते हैं। सवाल नंबर 63। विकास की प्रकृति कैसी है? जवाब है निरंतर चलने वाली। सवाल नंबर 64। पियाजे के अनुसार बच्चे प्रतीकात्मक खेल किस अवस्था में खेलते हैं? जवाब है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। सवाल नंबर 65। व्यक्ति मूर्त अनुभवों से परे जाकर अमूर्त रूप से किस अवस्था में सोचता है? जवाब है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। सवाल नंबर 66। विकासात्मक कार्य की अवधारणा किसने दी थी? जवाब है हेविगर्स्ट ने। सवाल नंबर 67। हेविगर्स्ट ने जीवन के कुल कितने चरण पहचाने हैं? जवाब है 6 चरण। सवाल नंबर 68। गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? जवाब है प्रसव पूर्व अवस्था। सवाल नंबर 69। प्रसव पूर्व अवस्था को किन 3 भागों में बांटा गया है? जवाब है डिंबावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु। सवाल नंबर 70। जन्म से पूर्व होने वाले विकास को कौन से तत्व नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? जवाब है कैफीन, शराब और निकोटीन जैसे तत्व। सवाल नंबर 71। बच्चों में भाषा विकास का निश्चित क्रम क्या है? जवाब है LSRW, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। प्राकृतिक रूप से भाषा अर्जन इसी क्रम में होता है। सवाल नंबर 72। विकासात्मक प्रतिमान व्यक्तिगत क्यों होते हैं? जवाब है क्योंकि हर बच्चे के सीखने और बढ़ने की गति भिन्न होती है। सवाल नंबर 73। समीपस्थ विकास सिद्धांत क्या दर्शाता है? जवाब है कि विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। सवाल नंबर 74। नवजात शिशु का गाल छूने पर सिर घुमाना क्या कहलाता है? जवाब है रूटिंग रिफ्लेक्स। यह स्तनपान में मदद करने वाली जन्मजात प्रतिक्रिया है। सवाल नंबर 75। बच्चे सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव कब शुरू करते हैं? जवाब है 3 वर्ष की आयु में। सवाल नंबर 76। विशेष कौशल प्राप्ति के लिए संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? जवाब है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बचपन। सवाल नंबर 77। जन्म से 1 मास तक के बालक को क्या कहा जाता है? जवाब है शिशु। सवाल नंबर 78। बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है? जवाब है अनुकरण करने का स्वभाव। सवाल नंबर 79। भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था किसे कहा जाता है? जवाब है शैशवावस्था को। सवाल नंबर 80। शिशु अजनबियों से झिझकना या शर्माना कब विकसित कर लेते हैं? जवाब है 6 महीने की उम्र तक। सवाल नंबर 81। प्रारंभिक अवस्था में शिशु का स्वभाव कैसा होता है? जवाब है अत्यधिक स्वकेंद्रित। सवाल नंबर 82। बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसा होता है? जवाब है बहुस्तरीय और मिश्रित। सवाल नंबर 83। मध्य बाल्यावस्था का मुख्य प्रमाण चिन्ह क्या है? जवाब है तार्किक विचारों का विकास। सवाल नंबर 84। बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखने से क्या होता है? जवाब है सामाजिक सांस्कृतिक अंतर खो जाते हैं। सवाल नंबर 85। क्या बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है? जवाब है नहीं, क्योंकि यह अलग अलग समाजों में अलग तरीके से देखा जाता है। सवाल नंबर 86। अत्यंत कम उम्र में सामाजिक वंचना का क्या परिणाम होता है? जवाब है विकास में देरी या बाधा। प्रारंभिक परिवेश इसके लिए अति संवेदनशील होता है। सवाल नंबर 87। 7 से 12 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है? जवाब है उत्तर बाल्यावस्था। सवाल नंबर 88। सुझाव ग्रहणशीलता सर्वाधिक किस अवस्था में पाई जाती है? जवाब है उत्तर बाल्यावस्था में। सवाल नंबर 89। 2 से 6 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है? जवाब है पूर्व बाल्यावस्था। सवाल नंबर 90। पूर्व बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? जवाब है जिज्ञासा। सवाल नंबर 91। क्या बचपन के विकास को केवल आनुवांशिकता द्वारा मापा जा सकता है? जवाब है नहीं, इसके लिए वातावरण भी उतना ही अनिवार्य है। सवाल नंबर 92। संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होकर फिर ठहर जाता है, क्या ये सत्य है? जवाब है ये बिल्कुल असत्य है। विकास जीवन पर्यंत चलता है। सवाल नंबर 93। बेहतर एथलेटिक क्षमताएं और खेलों में भागीदारी किस अवस्था की विशेषता है? जवाब है मध्य बचपन की। सवाल नंबर 94। बाल्यावस्था किस प्रकार की संरचना है?
जवाब है एक सामाजिक संरचना। सवाल नंबर 95, बच्चे का द्वितीयक सामाजिकरण कब प्रारंभ होता है? जवाब है मध्य बाल्यावस्था में, स्कूल जाने पर। सवाल नंबर 96, खिलौनों की उम्र किसे कहा जाता है? जवाब है पूर्व बाल्यावस्था को। सवाल नंबर 97, जब बच्चा पिता द्वारा खिलौना न देने पर रोने लगे तो इसे क्या कहते हैं? जवाब है प्रतिगमन या रिग्रेशन, यानी वर्तमान अवस्था से पीछे लौटकर छोटे शिशु जैसा व्यवहार करना। सवाल नंबर 98, मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझना किससे संबंधित है? जवाब है बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास से। सवाल नंबर 99, क्या किशोरों की प्रमुख चुनौती असुरक्षा और निर्भरता है? जवाब है नहीं, क्योंकि वे तो स्वतंत्र होना चाहते हैं। सवाल नंबर 100, किशोरावस्था के दौरान जेंडर भूमिकाएं कैसे निर्धारित होती हैं? जवाब है सामाजिक रूप से या संस्कृति द्वारा। हाफवे मार्क पूरा हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 101, बचपन और वयस्कता के बीच का विकासात्मक संक्रमण क्या है? जवाब है किशोरावस्था। सवाल नंबर 102, बीजगणितीय कथन और परिकल्पनाओं पर विचार करना किसका हिस्सा है? जवाब है अमूर्त चिंतन का। सवाल नंबर 103, स्वतंत्रता की स्थापना और अस्मिता का विकास किस अवस्था के लक्षण हैं? जवाब है किशोरावस्था के। सवाल नंबर 104, किशोरावस्था को तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था किसने कहा है? जवाब है स्टैनले हॉल ने, इसे एकदम रट लीजिए। सवाल नंबर 105, आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाना किस अवस्था का लक्षण है? जवाब है किशोरावस्था का, जहां पुराने नियमों को तर्क की कसौटी पर कसा जाता है। सवाल नंबर 106, हार्मोन संबंधी तीव्र परिवर्तन किस अवस्था में होते हैं? जवाब है किशोरावस्था में। सवाल नंबर 107, व्यक्तिगत दंतकथाएं किससे जुड़ी हैं? जवाब है किशोरावस्था की डायरी या विचारों से, जहां किशोर अपनी अनुभूतियों को बिल्कुल अनूठा मानते हैं। सवाल नंबर 108, जीवन की वो अवस्था जब प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है क्या कहलाती है? जवाब है किशोरावस्था। सवाल नंबर 109, ऊंची भावुकता, उत्साह और अवसाद की अवधि किसे माना जाता है? जवाब है किशोरावस्था को। सवाल नंबर 110, पहचान निर्माण की जटिल और आजीवन प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण कब होती है? जवाब है इसी दौरान, यानी किशोरावस्था में। बेहतरीन, हमारी आधी मंजिल पूरी हो चुकी है। अब हम तीसरे फेज की ओर बढ़ते हैं, जो है शारीरिक और गत्यात्मक विकास। अपना मोमेंटम बिल्कुल बनाए रखें। सवाल नंबर 111, कक्षा शिक्षण में किशोरों के लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या है? जवाब है विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण। सवाल नंबर 112, वयस्कता के संक्रमण की पहल कौन सी अवस्था करती है? जवाब है किशोरावस्था। सवाल नंबर 113, मस्तिष्क का अग्र हिस्सा कौन सी क्रियाएं संपादित करता है? जवाब है संज्ञानात्मक और संवेगात्मक क्रियाएं। ये सोचने, समझने और भावनाएं व्यक्त करने का मुख्य केंद्र है। सवाल नंबर 114, बच्चे के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किनसे है? जवाब है वृद्धि दर, संवेदी प्रकार्य और मोटर कौशल से। सवाल नंबर 115, बच्चों के शारीरिक विकास की दिशा कैसी होती है? जवाब है एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से। सवाल नंबर 116, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम क्या है? जवाब है अनियमित विकास का नियम। सवाल नंबर 117, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए कौन जिम्मेदार हैं? जवाब है वंशानुगत और वातावरण दोनों। सवाल नंबर 118, शारीरिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? जवाब है भौगोलिक वातावरण, पौष्टिक भोजन और अंतःस्रावी ग्रंथियां। सवाल नंबर 119, शारीरिक विकास का संबंध बच्चे के किन अंगों से पूर्ण रूप से है? जवाब है भार और कंकाल तंत्र से। सवाल नंबर 120, 5-6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर ठीक से लिखने का दबाव क्यों नहीं डालना चाहिए? जवाब है क्योंकि उनके सूक्ष्म गति कौशल अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं होते। सवाल नंबर 121, बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले क्या सीखते हैं? जवाब है सकल पेशीय कौशल। सवाल नंबर 122, समीप दूराभिमुख यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत का क्या अर्थ है? जवाब है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर विकास, जहां पहले रीढ़ और फिर हाथों का नियंत्रण आता है। सवाल नंबर 123, मस्तकाधोमुखी यानी सिफोलोकॉडल विकास का क्रम क्या है? जवाब है सिर से धड़, फिर हाथ और फिर पैर की ओर। सवाल नंबर 124, उछलना, दौड़ना और सीढ़ियों पर चढ़ना किसके उदाहरण है? जवाब है स्थूल गत्यात्मक कौशल के। सवाल नंबर 125, सुई में धागा पिरोना और लिखना किसके कौशल हैं? जवाब है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के। सवाल नंबर 126, विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, इसका क्या मतलब है? जवाब है कि किसी एक समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना हमेशा होती है।
सवाल नंबर 127। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, इसका क्या अर्थ है? जवाब है पहले पूरी बांह हिलाना और फिर उंगलियों से वस्तु पकड़ना। सवाल नंबर 128। विकास केवल एक प्रत्यय नहीं, शरीर का विश्लेषण है, ये किसने कहा था? जवाब है गैसिल ने। सवाल नंबर 129। विकास की गति में विभिन्नता हमेशा बनी रहती है, यह कथन किसका है? जवाब है डगलस और हॉलैंड का। सवाल नंबर 130। 10 से 14 महीने का बच्चा बिना सहारे के चलने लगता है, ये किसका परिणाम है? जवाब है स्नायुतंत्र की परिपक्वता का। सवाल नंबर 131। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, यह महान कथन किसका है? जवाब है शंकराचार्य का, जो अज्ञान से मुक्ति का संदेश देता है। सवाल नंबर 132। शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य में विलुप्त हैं, ये किसने कहा था? जवाब है सुकरात ने। सवाल नंबर 133। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जवाब है आत्मा का विज्ञान। सवाल नंबर 134। विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, यह उल्लेख कहाँ मिलता है? जवाब है यजुर्वेद में। सवाल नंबर 135। शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? जवाब है बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार। सवाल नंबर 136। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है? जवाब है मैकडूगल का। सवाल नंबर 137। शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षा को किसकी आवश्यकता है? जवाब है मनोवैज्ञानिक आधार की। सवाल नंबर 138। निरीक्षण विधि में किसका अध्ययन किया जाता है? जवाब है दूसरों का। सवाल नंबर 139। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु वर्तमान में क्या है? जवाब है केवल व्यवहार। सवाल नंबर 140। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु हमेशा कौन होता है? जवाब है बालक। सवाल नंबर 141। जॉन डीवी किस देश के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे? जवाब है अमेरिका के, जो प्रयोजनवाद के समर्थक रहे। सवाल नंबर 142। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए क्या आवश्यक है? जवाब है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन। सवाल नंबर 143। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? जवाब है उपनयन संस्कार से। सवाल नंबर 144। समावर्तन के समकक्ष बौद्ध काल का संस्कार कौन सा है? जवाब है उपसंपदा। सवाल नंबर 145। मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी? जवाब है मकतब में। सवाल नंबर 146। वृद्धि का तात्पर्य क्या है? जवाब है समय के साथ भौतिक वृद्धि, जैसे ऊंचाई या वजन में परिवर्तन। सवाल नंबर 147। क्या विकास को सीधे मापा जा सकता है? जवाब है नहीं, विकास का मापन जटिल है क्योंकि यह गुणात्मक होता है। सवाल नंबर 148। विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है, इसे क्या कहते हैं? जवाब है निरंतरता का सिद्धांत। सवाल नंबर 149। मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? जवाब है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षेत्रों में। सवाल नंबर 150। मध्य बाल्यावस्था में बच्चे के सोचने का तरीका कैसा होता है? जवाब है तार्किक लेकिन मूर्ख। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट फेज पर, अधिगम और शिक्षा शास्त्र। बस अंतिम 50 प्रश्न बाकी हैं। चलिए इन्हें एक साथ पूरी एनर्जी के साथ पूरा करते हैं। सवाल नंबर 151। बच्चों में भाषा अर्जन के लिए सबसे संवेदनशील अवधि कौन सी है? जवाब है प्रारंभिक बाल्यावस्था। सवाल नंबर 152। बच्चे का अपनी दुनिया की खोज करने का अवसर क्या कहलाता है? जवाब है खेल। सवाल नंबर 153। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन है? जवाब है लेव वाइगोत्स्की। सवाल नंबर 154। पियाजे के अनुसार संरक्षण की समझ किस अवस्था में आती है? जवाब है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। सवाल नंबर 155। वस्तु स्थायित्व किस अवस्था की विशेषता है? जवाब है संवेदीगामक अवस्था की। सवाल नंबर 156। विकास को किस प्रकार का माना गया है? जवाब है बहुआयामी। सवाल नंबर 157। कोहलबर्ग के अनुसार दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास चरण में बच्चे नियमों को कैसा मानते हैं? जवाब है पूर्ण और अपरिवर्तनीय। सवाल नंबर 158। अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास किस स्तर का हिस्सा है? जवाब है कन्वेंशनल लेवल या पारंपरिक स्तर का। सवाल नंबर 159। विकास की दिशा का सिद्धांत क्या प्रतिपादित करता है? जवाब है सिर से पैर और केंद्र से बाहर की ओर प्रगति। सवाल नंबर 160। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है कौन सी है? जवाब है किशोरावस्था।
सवाल नंबर 161, अनुकरण और खेल के माध्यम से अधिगम किस अवस्था की विशेषता है? जवाब है पूर्व बाल्यावस्था की। सवाल नंबर 162, मध्यावस्था का मुख्य कार्य क्या है? जवाब है संवेदी और प्रेरक सूचनाओं का एकीकरण। सवाल नंबर 163, पश्च मस्तिष्क क्या संभालता है? जवाब है संतुलन और अनैच्छिक क्रियाएं। सवाल नंबर 164, शारीरिक विकास में अंतःस्रावी ग्रंथियों का महत्व किससे है? जवाब है हार्मोन स्राव से, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि। सवाल नंबर 165, बच्चों के सामाजिक विकास की प्रथम पाठशाला किसे माना गया है? जवाब है परिवार को। सवाल नंबर 166, वंशानुक्रम से बच्चे को क्या प्राप्त होता है? जवाब है जैविक सीमाएं और जन्मजात क्षमताएं। सवाल नंबर 167, वातावरण विकास में क्या भूमिका निभाता है? जवाब है उन क्षमताओं को पोषित करने का अवसर देता है। सवाल नंबर 168, विकास का अर्थ परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप क्रमिक परिवर्तन है। यह किसका कथन है? जवाब है हरलॉक का। सवाल नंबर 169, विकासात्मक कार्य कब तक चलते हैं? जवाब है जीवन भर। सवाल नंबर 170, संज्ञानात्मक मानचित्र की अवधारणा किससे संबंधित है? जवाब है एडवर्ड टोलमैन से। सवाल नंबर 171, मनोविश्लेषणवाद का जनक किसे कहा जाता है? जवाब है सिगमंड फ्राइड को। सवाल नंबर 172, फ्राइड के अनुसार मानव व्यवहार का प्रमुख निर्धारक क्या है? जवाब है अचेतन इच्छाएं और अनुभूतियां। सवाल नंबर 173, मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय किसे माना जाता है? जवाब है संरचनावाद को। सवाल नंबर 174, गेस्टाल्टवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? जवाब है वर्दीमर, कोहलर और कोफका। सवाल नंबर 175, कोहलर ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया था? जवाब है सूझ का सिद्धांत। सवाल नंबर 176, शिक्षा को शिक्षाशास्त्रियों ने किस रूप में देखा है? जवाब है प्रक्रिया और उत्पाद के रूप में। सवाल नंबर 177, औपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जवाब है निश्चित पाठ्यक्रम और परीक्षा द्वारा मूल्यांकन। सवाल नंबर 178, अनौपचारिक शिक्षा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? जवाब है समाज, परिवार और मित्रमंडली। सवाल नंबर 179, जहां शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है, वहां शिक्षण का लक्षण क्या है? जवाब है निरंतरता। सवाल नंबर 180, शिक्षक की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? सवाल नंबर 181, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? जवाब है विलियम किलपैट्रिक। सवाल नंबर 182, किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन है? जवाब है फ्रेडरिक फ्रोबेल। सवाल नंबर 183, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य विचार किसने दिया था? जवाब है रूसो ने। सवाल नंबर 184, मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि किस पर बल देती है? जवाब है ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर। सवाल नंबर 185, स्वनियमन किसका हिस्सा है? जवाब है संवेगात्मक विकास का। सवाल नंबर 186, विकास का चक्रीय या वर्तुलाकार प्रगति सिद्धांत क्या कहता है? जवाब है कि विकास रेखीय नहीं बल्कि वर्तुलाकार होता है। सवाल नंबर 187, परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या बताता है? जवाब है कि विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सवाल नंबर 188, समान प्रतिमान का सिद्धांत का क्या अर्थ है? जवाब है कि सभी मनुष्यों में विकास का क्रम समान होता है। सवाल नंबर 189, बच्चों की वृद्धि को ग्राफ पर दर्शाने पर कौन सा वक्र बनता है? जवाब है एस आकार का वक्र। सवाल नंबर 190, नैतिक विकास के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? जवाब है जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग को। सवाल नंबर 191, ZPD का सिद्धांत किसने दिया? जवाब है लेव वाइगॉत्स्की ने, जो स्वतंत्र रूप से करने और सहायता से करने के बीच का अंतर है। सवाल नंबर 192, मचान या स्कैफोल्डिंग क्या है? जवाब है अधिगम में दी जाने वाली अस्थायी सहायता। सवाल नंबर 193, स्कीमा की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? जवाब है जीन पियाजे ने। सवाल नंबर 194, अनुकूलन की 2 उपप्रक्रियाएं कौन सी हैं? जवाब है आत्मसातीकरण और समायोजन। सवाल नंबर 195, संज्ञानात्मक असंतुलन वह स्थिति कब होती है? जवाब है जब नई जानकारी मौजूदा स्कीमा से मेल नहीं खाती। सवाल नंबर 196, बाल्यावस्था को जीवन का सबसे अनोखा काल किसने कहा है? जवाब है कोल और ब्रूस ने।
सवाल नंबर 197, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह किसने कहा था? जवाब है वैलेंटाइन ने। सवाल नंबर 198, भूमिका भ्रम किस अवस्था की प्रमुख समस्या है? जवाब है 12 से 18 वर्ष, यानी किशोरावस्था की। सवाल नंबर 199, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? जवाब है हावर्ड गार्डनर ने। और आज का अंतिम सवाल नंबर 200, यूपीटीटी परीक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जवाब है एक भावी शिक्षक का बाल मनोविज्ञान ज्ञान जांचना, ताकि वे व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार बेहतरीन शिक्षण कर सकें। और इसी के साथ हमारे 200 प्रश्न सफलतापूर्वक पूरे होते हैं। आप सभी की यह कड़ी मेहनत परीक्षा में अवश्य रंग लाएगी, बस इसी तरह रिवीजन करते रहना है। स्क्रीन पर दिए गए कमेंट बॉक्स चैलेंज के उत्तर कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। इस मास्टर क्लास को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में